तो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं AIB 19 के पर्पज़ से मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए MCQ प्रैक्टिस। तो आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है AIB 19 के उद्देश्य से। तो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, कौन सा कथन सही है? देखिए, सही कथन पूछे हैं कि बिना कॉर्डिसिल के भी वशियत हो सकती है, वशियत के बिना भी कॉर्डिसिल हो सकता है, हर वशियत का एक कॉर्डिसिल होता है और एक कॉर्डिसिल आय होती है। तो मेनली यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा ए, कि बिना कॉर्डिसिल के भी वशियत हो सकती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पर्सनल लॉ से भी क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जो एक्ट है वो साइबर अपराधों को कवर करता है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है। पहला है भारतीय दूरसंचार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो यहाँ पर देखिए साइबर अपराधों को कवर करने वाला जो हमारा अधिनियम है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो राइट आंसर होगा फोर्थ इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जो है लिस पेंडेस का सिद्धांत दिया गया है? यानी कि लिस पेंडेस यानी कि लंबित वाद से संबंधित जो चीज़ें हैं हमारे TPA के अंतर्गत सेक्शन किस सेक्शन में? 41 में, 42, 43 या 53A। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन होगा 2 वाला कि 52, 53 और 53A या 41 में अलग चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा बजाज बनाम KPS गिल एक प्रसिद्ध मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। यानी कि रूपा बजाज बनाम KPSL का जो मामला है, इसमें किस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन सुनाया गया था? तो गलत तरीके से किसी भी चीज़ को रोकना, या फिर गलत तरीके से मतलब कारावास को देना रोकना, या फिर किसी महिला की सीलभंग करना, या तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण। तो रूपा बजाज बनाम KPS गिल के केस में जो है जो महिलाएं होती हैं उनके सीलभंग करने से संबंधित जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है केस हमारा, यहाँ पर देखिए केस का नाम है इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। तो ये पूछें कि इस केस में क्या निर्णय दिया गया था? संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकते लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है इसका 3 वाला, क्योंकि जब बात आई थी प्रेम्बल की, तो जिसमें सबसे पहले इंद्रू बेरीबरी का मामला आया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संशोधन नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में कहा गया था कि बिल्कुल प्रेम्बल जो है संविधान का पार्ट है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 368 को लेकर काफ़ी जो है डिस्ट्रीब्यूट अराइज हुआ है, जैसे कि शंकरी प्रसाद का केस आया, सज्जन सिंह का आया, आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का आया, फिर आपका केशवानंद भारती का आया। तो उसी केस में कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है बिल्कुल, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज ना हो, इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये पूछा गया है कि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 66A को अमान्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो 66A को जो है कौन से केस के थ्रू अमान्य घोषित किया गया था? 66A जो सेक्शन है उसको कौन से केस में अमान्य घोषित किया गया है? पहला केस दिया हुआ है अनवर PV बनाम PK बसी 2014 का है। उसके बाद श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ठीक है, उसके बाद आता है डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, और फिर केस आता है राज्य NCT दिल्ली बनाम नवजोत संधू। तो यहाँ पर देखिए 66A जो सेक्शन है इसको अमान्य घोषित करने के लिए श्रेया सिंघल का केस बहुत ही लीडिंग केस रहा है काफ़ी अपने समय का। सब स्टूडेंट के द्वारा ये उस समय मतलब लीडिंग केस था। तो आई होप सभी जो भी मतलब कंपटीशन की प्रिपरेशन में होंगे कैंडिडेट, सभी ने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो फिर पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने SR बॉम्बे बनाम भारत संघ के केस में फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया था? राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में, अवैध हिरासत से संबंधित, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर मेनली जो डिसीजन दिया गया था वो दिया गया था राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में। राइट ऑप्शन है इसका A फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा IPC से है।
ए को पैसे से भरा एक बैग पर्स मिला जिसमें उसे नहीं पता था कि किसका है। बाद में उसे पता चलता है कि ये बी व्यक्ति का है, बट वो उसे अपने लिए यूज कर लेता है। तो किस अपराध का दोषी होगा? आपराधिक विश्वासघात का, इनके न्यास भंग का, बेईमानी का, आपराधिक दुर्विनियोग का, चोरी का। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 3 वाला, इनके सी, आपराधिक दुर्विनियोग का। दुर्विनियोग क्या? इनके दूसरे की प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज कर लेना। मोहन ने अपनी बहन की बेटी कृति से ही शादी कर ली। तो यह रीति रिवाज इसकी अनुमति देता है तो वह विवाह वैध है। यह विवाह अमान्य है। विवाह तभी वैध है जब न्यायालय उसे मंजूरी दे। यह विवाह तभी वैध है जब पंचायत इसकी अनुमति दे। तो मोस्टली अगर हम देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही कि रीति रिवाज इसकी अनुमति दे तो विवाह वैध है, बट अभी ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर हम अपना जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 3 में जब हम पढ़ेंगे, जो सापिंडा नातेदारी पढ़ते हैं, प्रोहिबिट रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उनमें देखेंगे तो इस प्रकार की मैरिज जो है क्या लीगल नहीं है। अब हमारे रीति रिवाज अनुमति नहीं दे रहे, बल्कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में चीज़ों का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन का परिणाम था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन, नैरोबी सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन का परिणाम जो था वो रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन था उसके अंतर्गत पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बड्समैन जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो स्वीडिश प्रशासन से इसकी उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना ओम्बड्समैन शब्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शाश्वत जो निषेधाज्ञा होती है, स्थायी निषेधाज्ञा, उसे केवल सुनवाई के दौरान और उसके बाद डिक्री पारित की जा सकती है। यानी कि जो स्थायी निषेधाज्ञा होती है वो या तो सुनवाई के दौरान या फिर जब डिक्री पारित की जाएगी तभी वो दी जाती है। तो पार्टी की मांग, न्यायालय का विवेक या मुकदमे की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो किस ग्राउंड पर होती है? मुकदमे की योग्यता के अकॉर्डिंग ही वो जो है दी जाती है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का अधिकार निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन है। यानी कि 14 के अंतर्गत जो हमें कानून के समक्ष समानता, ठीक है, मिला हुआ है, वो किसके कौन से रेस्ट्रिक्शन के अंडर आ रहा है? कि भाई सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता, उचित वर्गीकरण, उचित प्रतिबंध, उचित परिस्थितियां। तो आर्टिकल 14 में आप लोग जानते हैं उचित वर्गीकरण के अंतर्गत आता है कि यह जो है वर्ग विधान को निषेध करता है, बट वर्गीकरण, उचित वर्गीकरण की जो है परमिशन इसके अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी को उन चीज़ों की आपूर्ति करके हानि रहित बनाना जिनकी उसके पास कमी है तथा उसे उन कमियों से मुक्त करना जिनके कारण वह अपराध करने के लिए विवश हुआ कहलाता है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अपराधी को उन चीज़ों की आपूर्ति करके हानि रहित बनाना, उन चीज़ों की आपूर्ति करके हानि रहित बनाना जिनकी उसके पास कमी है तथा उसे उन कमियों से मुक्त करना जिसके कारण वह क्या कर रहा है? अपराध करने के लिए विवश होता है। तो इस प्रकार का जब हम प्रोसीजर अपनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? दंड का सुधारात्मक प्रोसीजर है कि उन चीज़ों को रोको जो अपराधी को, व्यक्ति को अपराध करने के लिए क्या कर रही हैं? बाध्य कर रही हैं। आज की वीडियो का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे? शादी, तलाक और मध्यस्थता या आपराधिक कानून प्रोसीजर, सारे ही जो विषय आते थे यह जो है कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत थे उपरोक्त सभी। और सिंपल सी बात है, आज भी हमारा जो लॉ वाला पोर्शन है वो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। इस पर स्टेट भी लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी लॉ बना सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है रिक्वायरमेंट होती है कुछ लॉज में संशोधन करने की, इसलिए इसको कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया। आई होप ये वीडियो आप सभी ने आखिर तक देखी होगी। यह वीडियो सभी उन कैंडिडेट्स के जो AIB 19 का एग्जाम देने हैं, किसी भी अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप पाना चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें, तो वो आपको तभी मिलेंगी तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।